हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए और यहाँ पर उन्होंने जिस नीति का प्रयोग किया उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस उपनिवेशवाद को आपने कल समझा कि जिसमें पिछड़े क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण करके उसके अर्थ का शोषण किया जाता है और उस अर्थ का, उस धन का उपयोग ब्रिटेन के लाभ के लिए किया गया। अब देखो, वो उपनिवेशवाद 200 वर्षों तक लगभग भारत में चला और वो एक प्रवृत्ति का नहीं है, अलग अलग प्रवृत्ति का है। तो देखो क्या है वो। भारत में जो उपनिवेशवाद है, ये उपनिवेशवाद आप सब लोग जान रहे हो 1757 से शुरू हुआ और 1947 लगभग 2 चरणों में लगभग 200 वर्षों तक चला। इसमें देखो, जो प्रथम चरण है उसको कहते हैं वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद। ये 1757 में शुरू हुआ और 1813 तक चला। इसका जो दूसरा हिस्सा है इसको कहते हैं औद्योगिक उपनिवेशवाद। ये 1813 से 1870 तक चला। और तीसरा जो है वो है वित्तीय उपनिवेशवाद। ये 1870 से लेकर 1947 तक चला। तो यहाँ देख रहे हो कि जो वाणिज्यवाद है, भारत उपनिवेशवाद है, वो एक नहीं 3 चरणों में चल रहा है। और यहाँ पर तीनों का तात्पर्य अलग है, तीनों के शोषण के तरीके अलग हैं, ये समझना होगा। और यदि ये चीज़ आज आपने समझ लिया तो आगे मॉडर्न इंडिया समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे समझोगे जैसे आप मैथमेटिक्स समझते हो। बट यदि आज आपने इस चीज़ों को नहीं समझा तो मॉडर्न इंडिया आपको तकलीफ देते रहेगा। अब इस तीनों ये परिस्थिति जन्य है। ब्रिटेन में जैसी जैसी परिस्थितियां आती गई वैसा वैसा परिवर्तन होता हुआ चला गया। देखो, वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद का तात्पर्य होता है व्यापार के द्वारा भारत का शोषण करना, अर्थात भारत से धन का जो निष्कासन होगा वो व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा होगा। इसीलिए इसको वाणिज्यिक उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें क्या अंतर संबंध है?
और उसको लेकर उसने भारत में क्या नीतियां चलाई, उस पर विस्तार से हम अलग अलग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तुमने समझा कि व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा भारतीय धन का निष्कासन। अब देखो, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई तो उस औद्योगिक क्रांति के सापेक्ष भारतीय धन का निष्कासन किया जाए। समझ रहे हो? ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के सापेक्ष भारतीय धन का जो निष्कासन हुआ है वही औद्योगिक उपनिवेशवाद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगह भारत में बहुत परिवर्तन हुआ है और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में अधिशेष पूंजी का निर्माण हो गया। तो वास्तव में उस पूंजी के निवेश के माध्यम से जो भारत के धन का शोषण किया गया वो क्या कहलाता है? वित्तीय उपनिवेशवाद। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, इसे फिर से समझो। ये आधुनिक भारत का क्या है? मूलाधार है। जो समझ गया वो आगे देखना सब कुछ समझ में आएगा। व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा भारत के धन का जो निष्कासन हुआ वो वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद हुआ। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के सापेक्ष भारतीय धन का जो निष्कासन हुआ वो औद्योगिक उपनिवेशवाद हुआ और पूंजी के निवेश के माध्यम से जो भारत के धन का निष्कासन हुआ उसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय उपनिवेशवाद। अब इन तीनों उपनिवेशवाद के चरणों के तात्पर्य को तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब एक एक करके हम देखेंगे कि इसमें कैसे धन का निष्कासन किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उस संदर्भ में अंग्रेजों ने भारत में कौन सी नीतियों का पालन किया। चलो बड़े अच्छे से समझना। इसमें देखो, सबसे पहले है वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद। ये 1757 से शुरू हो रहा है 1813 तक। ध्यान देना, क्या है? व्यापार। इसका अंतर संबंध क्या है ये समझना। इसका अंतर संबंध है, पहले मैं लिख देता हूं, भुगतान संतुलन, एक रेखीयकरण, और इसके लिए क्रय विक्रय मूल्य पर नियंत्रण। देखो, अब यहीं से तुम्हें समझ में आएगा कि भारत में अंग्रेज एक राजनीतिक सत्ता क्यों बना, क्या आवश्यकताएं थी। ठीक है, आखिर वो व्यापार करने आया था, लेकिन वो एक राजनीतिक सत्ता बन गई। तो कई इतिहासकार कहता है कि भाग्य ने उसे बना दिया,
ऐसी परिस्थितियां थी कि वो राजनीतिक सत्ता बन गया? नहीं। यही विश्लेषण है। वास्तव में वो एक सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक सत्ता बना है। अब देखिए, भारत में वो 1600 ईस्वी से व्यापार कर रहा है, लेकिन 1757 मतलब लगभग 150 वर्ष के बाद उसके सामने में एक ऐसी समस्या आई जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक सत्ता बनने के लिए मजबूर किया। वो देखो भाई क्या है कि भुगतान संतुलन को एक रेखीय करना। अब ये भुगतान संतुलन एक रेखीय क्या होता है और कैसे होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दो, व्यापार लेन देन तुम सब भी जानते हो, इसमें दो चीज होता है। एक होता है इनपुट, इनपुट मतलब आगत, और एक होता है आउटपुट, अर्थात आप इनपुट लगाओगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। इट मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के संदर्भ में क्या करता था कि ब्रिटेन से बुलियन मंगाता था। बुलियन मतलब सोना चांदी, और भारतीय हस्तशिल्प लघु कुटीर उद्योग के वस्तुओं को खरीद कर उसे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर लाभ कमाता था। तो 1600 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक ये कार्यक्रम चलता रहा। इससे भारत की भी सरकार को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था, क्योंकि उसे भी टैक्स मिल रहा था और वो टैक्स नकदी में मिल रहा था। लेकिन आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, उस समय यूरोप में वाणिज्यवादी काल चल रहा था और यूरोप के बहुत सारे देश, खासकर फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन, ये सब अपने देश में बुलियन का संचय कर रहा था, अर्थात सोना चांदी का संचय कर रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम आपको बुलियन उपलब्ध नहीं कराएंगे और आपको अपने व्यापार के लिए इनपुट स्वयं पैदा करना हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी जगह ये नियम बनाया कि भुगतान संतुलन को एक रेखीय कर दो, अर्थात इनपुट 0%, क्योंकि ब्रिटेन से अब सोना चांदी आना नहीं है, और भारत से व्यापार करके 100% जो लाभ है वो कहाँ पहुँचा दो? ब्रिटेन पहुँचा दो। अर्थात ब्रिटेन से आना कुछ नहीं है और भारत से जाना 100% है। अब आप बताओ, ऐसा व्यापार देखे हो जहां आप पूंजी ना लगाओ लेकिन आप आकूत लाभ को प्राप्त करो? लेकिन अंग्रेज देखना अभी ये करेगा कि वो ब्रिटेन से पूंजी नहीं मंगाएगा,
और भारतीय पूंजी से ही वो लाभ कमा के भारत भेज देगा। इसी को अपन कहते हैं भुगतान संतुलन एक रेखीय, लीनियर। मतलब वहीं के पूंजी से वहीं पर व्यापार करके लाभ को मातृ देश पहुंचा देना। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है या होता है जब क्रय विक्रय मूल्य पर नियंत्रण हो। आप सब लोग जानते हो, काल प्राचीन हो चाहे मध्यकालीन हो चाहे आधुनिक हो या तुम्हारे समय का हो, बेहतर तरीके से तुम लोग जानते हो कि आज भी कोई कंपनियां प्रोडक्शन करती है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, बाजार में उसका मूल्य क्या होगा, ये सरकार बनाती है, ये सरकार के नियंत्रण में। तो यदि अंग्रेजों को भारतीय लघु कुटीर उद्योग के वस्तुओं को क्रय और विक्रय मूल्य को नियंत्रित करना है, इसलिए करना है ताकि भुगतान संतुलन एक रेखीय हो जाए। तो मेरे भाई, इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बनना होगा? इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक शक्ति बनना होगा। यदि वो राजनीतिक शक्ति नहीं बनेगा तो वो क्रय विक्रय मूल्य पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, और यदि वो क्रय विक्रय मूल्य पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो आप बेहतर तरीका से जानते हैं कि वो फिर भुगतान संतुलन को एक रेखीय नहीं कर पाएगा। तो वास्तव में देखो, इसी वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद के अंतर संबंधों के कारण प्लासी का युद्ध हुआ है, और प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हुआ, और वो सत्ता 200 वर्षों तक भारत में चलता रहा। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें यहाँ समझना होगा कि जब वो भारत में राजनीतिक सत्ता बन गई, वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद का काल चला, तो उस समय उसने क्या नीति अपनाई होगी? ध्यान देना, राजनीतिक क्षेत्र में क्या नीति अपनाया होगा, सबसे पहला चीज। दूसरा, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या नीति अपनाया होगा। ठीक है। तीसरा चीज कि उसने सामाजिक क्षेत्र में क्या नीति अपनाई होगी। और चौथा चीज, आर्थिक क्षेत्र में क्या नीति अपनाई होगी। और पांचवा, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या नीति अपनाई। ध्यान देना, वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद है, भुगतान संतुलन को एक रेखीय करना है, इसके लिए क्रय विक्रय मूल्य पर नियंत्रण किया, इसलिए वो राजनीतिक शक्ति बन गया। राजनीतिक शक्ति बनने के बाद उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किन नीतियों का पालन किया हो। अब यहीं पर ध्यान देना, बहुत सापेक्षिक संबंध है। क्या सापेक्षिक संबंध है? कि वो इन सारे क्षेत्रों में उसी नीति को प्रोत्साहित करेगा या उसी नीति का पालन करेगा जिससे वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद के अंतर संबंधों का स्पष्टीकरण हो। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर ऐसी नीति को अपनाएगा जिससे उसे भुगतान संतुलन को एक रेखीय करने में क्या होगा, मदद मिलेगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई, और यदि आपने इन सारे चीजों को
परिभाषित कर दिया तो 1757 से 18 तक का मॉडर्न 1813 तक का मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूँ, बाद में विस्तार में उसे ले जाऊंगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, विस्तार से आगे इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो कौन कौन सी नीति पर बात की हमने कि भाई राजनीति के क्षेत्र में क्या अपनाया होगा, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। देखो राजनीति के क्षेत्र में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। क्या अपनाई? हस्तक्षेप की नीति, जिसे घेरे की नीति कहते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग्स फायर। क्या कहते हैं? अर्थात उनका मानना है कि भारत में जितना साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा होगा उतना भुगतान संतुलन एक रेखीय होगा। क्यों? जितना साम्राज्य का विस्तार होगा उतना ज़्यादा भारतीय संसाधनों पर उसका नियंत्रण होगा, भारतीय भू राजस्व पर नियंत्रण होगा। इसलिए आप देखिए 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसने मुगल बादशाह से मात्र 23 लाख रुपये में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। अब उसी भारतीय भू राजस्व से जिसमें उसकी कोई इनपुट नहीं लगी है, भारतीय लघु कुटीर उद्योग के वस्तुओं को खरीद लेता था, भारत के ही पैसा से भारतीय उद्योग के वस्तु को खरीदता था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर 100% लाभ कहाँ पहुंचाता था? ब्रिटेन। बाहर अंग्रेज क्या खोपड़ी पाया था, सोच सकते। जिस चीज को हम लोग आज तक नहीं जल्दी समझ पाते हैं, वो इतनी पॉलिसी आज से 200 साल पहले बना दिया था, 300 साल अब कह सकते हो। तो इसका मतलब है वो हमसे 300 साल आगे सोचता था। अब देखो, जैसे जितना भारत में उसका साम्राज्य का विस्तार होगा उतना ज़्यादा भारतीय संसाधन पर उसका नियंत्रण स्थापित होगा। ये बात समझ रहे हो? इसीलिए उसने भारत में राजनीतिक विस्तार की नीति को अपनाया। इसी का परिणाम है बेटा क्या? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये सारे आप लोग पढ़ते हो, आपको तथ्यात्मक चीज़ें भी प्राप्त है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि प्लासी
क्या प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र है या अंग्रेजों को भारत भाग्य ने दे दिया, या मैसूर के युद्ध का कारण क्या है, आंग्ल मराठा युद्ध, तो आप तत्कालीन कारण लिख देते हो, विश्लेषणात्मक कारण नहीं लिख पाते हो, इसलिए नंबर नहीं आता है। देखिए, इन सारे का कारण यही है कि भारत में साम्राज्य का विस्तार करके भुगतान संतुलन को एक रेखीय करके वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद को सफल बनाना, और उसमें अंग्रेज सफल रहा। अब ये जितने सारे युद्धों का नाम लिया, इस पर विस्तार से चर्चा हम लोग कल से करेंगे। अब देखो, ठीक है, अंग्रेज एक प्रशासनिक शक्ति बन गया, लेकिन उसने प्रशासन, भारतीय प्रशासन के क्षेत्र में कौन सी नीति को अपनाया? तो यहां पर इसने पृथकतावादी नीति को अपनाया। पृथकतावादी, अब ये नीति क्या है बेटा? ये है कि वो भारत में शासक बन गया, लेकिन भारत में परंपरा के तौर पर जो प्रशासनिक संरचना चली आ रही थी, उस प्रशासनिक संरचना में उसने कोई फेरबदल नहीं किया, उसी प्रशासनिक संरचना को बनाए रखा। अब आप कहोगे सर जी क्यों नहीं किया? तो वो जो पैसा कमा रहा था वो भारत के प्रशासनिक संरचना पे खर्च करने के लिए नहीं कमा रहा था, वो भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए पैसा नहीं कमा रहा था, वो ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के लिए कर रहा था। अब आप ही बताओ, यदि वो प्रशासनिक संरचना में और अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता, तो उसकी जो कमाई था उसका एक बड़ा हिस्सा तो भारत में प्रशासनिक सुधार में चला जाता। इसलिए उसने यहाँ पर प्रशासनिक संरचना में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, अपवाद के रूप में उसने न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया। अब आप कहोगे कि सर न्यायिक प्रशासन में क्यों हस्तक्षेप किया? तो इसलिए किया, जिसे बाद में हम विस्तार से बताएंगे भी, कि आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसे दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। ब्रिटिश किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत में दीवानी एक ऐसा अधिकार है कि वो जुडिशियल मामला है, न्याय से जुड़ा हुआ है। आज तक आप भारत में देखिए, जिला अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के अपीलीय क्षेत्राधिकार में एक क्षेत्र यदि फौजदारी है तो दूसरा क्षेत्र दीवानी है। अब उसे यदि दीवानी अधिकार प्राप्त है तो उससे न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना पड़ा। इसलिए उसने थोड़ा बहुत, चाहे वारेन हेस्टिंग्स हो, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस हो, इन सब ने न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन किया है, लेकिन सामान्य प्रशासन में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया है। अब देखो, आर्थिक क्षेत्र में क्या किया गया, पहले से ही तुमको पता है। कि यहाँ पर इसने हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण कर लिया। हस्तशिल्प उद्योग पर क्या कर लिया? नियंत्रण कर लिया।
कैसे नियंत्रण किया? अब वो शासक है तो स्वाभाविक है उसने बंगाल के हस्तशिल्पी लघु कुटीर उद्योग के ऊपर नियंत्रण कर लिया। अब हस्तशिल्प लघु कुटीर उद्योग को जो भी माल चाहिए, कच्चा माल, वो सप्लाई ब्रिटिश सरकार कर रहा है, ऊंचे दामों पे कर रहा है और उससे निर्मित वस्तु को औने पौने दामों में, वो भी भारतीय भू राजस्व से ही लिए गए आय से वो खरीद कर उसे उच्च कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर क्या करता था? पैसा कमाता था। अब देखिए भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का बुरा हाल हो। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की भागीदारी 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। लेकिन 1813 ईस्वी तक, जब तक ब्रिटेन का औद्योगिकरण नहीं हुआ था, विश्व बाजार में 25% भागीदारी भारतीय उद्योग माने लघु कुटीर हस्तशिल्प उद्योग का था। समझो भारत क्यों सोने की चिड़िया थी। तो भारत को सोने की चिड़िया किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया है, अपितु यहाँ के हस्तशिल्प लघु कुटीर उद्योग के, और हम अपने हस्तशिल्प लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से ही क्या करते थे? विश्व बाजार से सोने और चांदी के सिक्कों का आयात करते थे। इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी। अब इन सारे चीजों पर किसका हाल है? अंग्रेजों का नियंत्रण बना हुआ है। बंगाल के शिल्पियों का, श्रमिकों का, कुशल कारीगरों का बुरा हाल हो गया। वो धीरे धीरे उद्योग को छोड़ने के कगार पे आ गए। क्यों? भुखमरी की स्थिति कर दी मेरे भाई उसने। कच्चा माल महंगा देना, बनी बनाई माल सस्ता लेना, शिल्पियों को इसमें लाभ नहीं था। स्वयं तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्पष्ट लिखा है कि बंगाल की मिट्टी बंगाली शिल्पियों के हड्डियों से भरा पड़ा हुआ है। गवर्नर जनरल का स्टेटमेंट है मेरे भाई। समझो उसने हमारे शिल्पियों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। आकूत धन भारत से उसने इंग्लैंड पहुंचा दिया। व्यापार से, लूट से भारत गरीब होते जा रहा है, भुखमरी आते जा रहा है। वहीं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होते चला जाएगा। अब देखो सामाजिक क्षेत्र, इसमें इसने कौन सी नीति अपनाई? तो भाई इसमें भी उसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? हस्तक्षेप की नीति अपनाई। स्वाभाविक है यार, समाज सुधार का मुद्दा